Hello dear students, welcome to your mate and Tutti educational channel. Dear students, in the last video we have studied about endoplasmic reticulum. हम लोग लास्ट क्लास में समझे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कितने टाइप का होता है। हम लोग थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में समझे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पार्ट्स को समझे थे। हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी समझे थे। हम लोग इतना समझ चुके थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग ये भी समझे थे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ ड्यू टू राइबोसोम होता है। आज हम बात करेंगे आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER की। हम लोग बात कर रहे हैं SER अर्थात स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सेल के अंदर खासकर और कभी-कभी सेल के बाहर भी सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में, कुछ बेसिक सब्सटेंसेस, बेसिक केमिकल्स के रिमूवल में और कुछ ऑर्गेनल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसमें कहना क्या कि वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिन पर राइबोसोम नहीं पाया जाता हो, जिन पर राइबोसोम नहीं पाया जाता हो, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें क्या है, लैक ऑफ राइबोसोम, इनमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है और ओनली इट इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स की पतली पतली नलिकाओं की बनी रहती हैं, जिसे हम लोग ईआर ट्यूब्यूल्स कहते हैं, राइट, जिसे हम लोग ईआर ट्यूब्यूल्स कहते हैं। जितने भी सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है उसका 1/3 SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ER में हम लोग समझे थे कि 2/3 ER रफ होता है, जबकि 1/3 स्मूथ होता है। ठीक है, 2/3 रफ होता है, 1/3 स्मूथ होता है। मीन्स 2/3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाए जाते हैं, 1/3 पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। अब आगे कहते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स RER होते हैं, ये बेसोफिलिक होते हैं। अब समझे बेसोफिलिक क्या होता है। बेसोफिलिक बेसोफिलिक का मतलब होता है बेसिक नेचर का। वैसे सब्सटेंस जिनके नेचर, जो बेसिक नेचर के हों, मीन्स जिनके pH वैल्यू 7 से 14 के बीच हों, वो क्या कहलाएंगे, बेसिक। क्लास 10th में आप पढ़े थे, एसिड और बेस की बात किए, समझे थे, तो आप समझे थे कि वैसे सब्सटेंस जिसका pH वैल्यू 1 से 7 होता है, 1 से 6 तक बेसिकली होता है, एसिडिक होता है, 7 वाला न्यूट्रल होता है और 7 से एसिडिक वाला बेसिक होता है। तो बेसोफिलिक यानी इसका बेसिक, यानी कहने का मतलब सेल या कंटेंट जो बेसिक डाई से स्टैंड होते हैं। मीन्स क्या हो गया, स्टैंड बाय बेसिक डाई से स्टैंड होते हो। कलर अगर इन्हें करना हो तो उनके लिए हमको बेसिक डाई का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हमें ये स्टडी करने के लिए कि कोई भी सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस है या कोई ऑर्गेनल कहाँ है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनकी साइज क्या है, उनकी नेचर क्या है, इसके लिए हमें उसे स्टेन करना होगा, आइसोलेट करना होगा, अलग करना होता है। और आइसोलेट करने का 2 तरीका है, या तो उसे बाहर निकाल लीजिए या उसे स्टेन करके स्टडी कर लीजिए। तो हम बेसिकली पहले ER के लिए स्टेन कर लेते हैं और इसके लिए हम लोग बेसिक स्टेन का प्रयोग करते हैं। जो स्टेन इसके लिए यूज होता है वो स्टेन होता है, एक तो इयोसिन का यूज करेंगे या फिर हेमाटोजाइलिन का, हेमाटोजाइलिन नामक स्टेन, ये स्टेन का यूज करेंगे, इयोसिन या हेमाटोजाइलिन का यूज करेंगे
ER को स्टेन करने के लिए। तभी ना हमें पता चला कि ER कहाँ तक है। अब ऐसे हम कह दिए कि ER यहाँ से यहाँ तक है, ER सेल के न्यूक्लियस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक है। अब कैसे पता चला? तो भाई उसके लिए स्टेनिंग टेक्निक लिए उसको स्टेन किए, स्टेन करके देख लिए कहाँ से कहाँ तक जा रहा। अब ये कैसे पता चलेगा कि हाँ जी एंडोग्लाइकोसोम ER पर ही है या कहीं और है? तो जहां जहां ER देखे वहां पर जो हम डाई का प्रयोग किए, ईओसिन का प्रयोग किए, तो देखे वहां तक चला गया। यानी पहले की बात करो, यानी जो राइबोसोम है, राइबोसोम के आसपास वो ईओसिन चला गया या हेमेटोजाइलिन चला गया, समझ गए? वो यहाँ पर तो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाद में चलिए जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर किए, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर कर हम उसको देख सकेंगे। चलिए, तो करा ईओसिन या हेमेटोजाइलिन नामक जो डाई होते हैं, ये दो डाई का उपयोग हम लोग करते हैं किसके लिए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टेन करने के लिए। अब ER की बात है, अभी हम बात की कि कैसे पता चलेगा, तब कहते हैं ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां से कहां तक जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो करा चूंकि एनिमल सेल में या प्लांट सेल की बात करेंगे तो ये समझ लीजिए आपका ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, और ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो चलिए इसमें हम ज्यादा नहीं करेंगे, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये मान लीजिए ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला, इस तरह से निकला, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला, है ना, इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गया। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो जनरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक आता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक आता है। मींस कहते हैं ER का एक सिरा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहेगा और दूसरा सिरा सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहेगा। एक तो कहां से जुड़ा रहेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहेगा और दूसरा सिरा सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहेगा। प्लांट के केस में कभी कभी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। जैसे मान लीजिए एक प्लांट सेल ये हो गया, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। एक ये प्लांट सेल हो गया, ठीक है, चलिए एक ये प्लांट सेल हो गया, इसके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला। अब यहां से दूसरा प्लांट सेल आ गया, है ना, ये दूसरा प्लांट सेल आ गया। ये आ गया। अब ये जो प्लांट दो प्लांट सेल आ गए। अब कह रहे हैं क्या कि दोनों प्लांट सेल के बीच सीमेंटिंग लेयर है। आप इसका नाम बताइएगा कि इसके बीच जो सीमेंटिंग लेयर क्या कहेंगे? हम लास्ट क्लास में पढ़े थे कि एक सेल मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म दो सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं। किससे कनेक्टेड होते हैं उसका नाम आप बताइएगा, सेल वॉल में पढ़ा हुआ है। चलिए खैर, तो हम यहाँ कहते हैं, इसका नाम आपको बताना है, तो यहाँ कहते हैं कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस सेल का, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ तक आएगा? सेल मेम्ब्रेन तक ही आएगा ये, क्योंकि सेल वॉल डेड होता है, सेल वॉल डेड होता है, ठीक है। तो आगे कहते हैं क्या कि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल से निकलकर दूसरे सेल तक इंटर कर जाता है, एक सेल से निकलकर दूसरे सेल तक इंटर कर जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा से को क्रॉस कर जाता है। ऐसे सेल मेम्ब्रेन, ऐसे से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहेंगे डेस्मोट्यूब्यूल्स। क्या कहेंगे? डेस्मोट्यूब्यूल्स। ये डेस्मोट्यूब्यूल्स कहा जाएगा। वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दो सेल के बीच सब्सटेंसेस को ट्रांसफर कर सकता है, प्लाज्मोडेस्माटा को पार कर सकता है, क्रॉस कर सकता है, उसे हम कहेंगे डेस्मोट्यूब्यूल्स। जनरली हम देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन को कनेक्ट करेगा, बट कुछ ऐसे सेल मेम्ब्रेन है, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेसिकली प्लांट में जो दो
दो सेल के साइटोप्लाज्म को, दो सेल के मेम्ब्रेन के पार हो सकते हैं, दो सेल को जो प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस कर सकता है, ऐसे कहेंगे हम लोग डेस्मोट्यूब्यूल्स। क्या कहेंगे? डेस्मोट्यूब्यूल्स। तो अभी हम ये समझ रहे थे। अब आगे क्या करता है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब इनमें से कुछ ऑर्गन्स भी हैं, कुछ ऑर्गन वाइटल ऑर्गन है ना। एक तो उनके लिए क्या होता है, हम बात करते हैं एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर का, स्केलेटन, स्केलेटन मतलब ढांचा, ढांचा। हम जैसे हमारा स्टडी, हमारा स्केलेटन किसी का बना होता है, बोन्स का बना होता है, लेकिन सेल का स्केलेटन किसी का बना होता है, प्रोटीन फाइबर का बना होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। लेकिन तो सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सेल के अंदर एंडोस्केलेटन प्रोवाइड कराता है, एंडोस्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड कराता है, एंडोस्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड कराता है। तो हम कहते हैं ई आर कंसीडर्ड एज एंडोस्केलेटन ऑफ सेल, ई आर कंसीडर्ड एज एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। ई आर को हम लोग एंडोस्केलेटन कहते हैं। क्यों और क्या करता है एंडोस्केलेटन के रूप में? तो ई आर का फंक्शन तो पहला हो गया टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ सेल, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ सेल। अब चूंकि मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये पता आपको? सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन पॉसिबिलिटी है कि प्रेशर चेंज होने के कारण कोलैप्स कर जाए, प्रेशर चेंज होने के कारण कोलैप्स हो जाए। क्या सेल मेम्ब्रेन पता है ना, क्वासी फ्लूइड होता है, क्वासी फ्लूइड होता है सेल मेम्ब्रेन। तो ये कोलैप्स ना हो, इससे बचाने की जिम्मेवारी क्या है? ईआर भी करवाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टू प्रिवेंट सेल फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये सेल को कोलैप्स होने से बचाता है, ये सेल को कोलैप्स होने से बचाता है। एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। तो एक तो फंक्शन क्या हो गया, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, दूसरा सेल को कोलैप्स होने से बचाना। नेक्स्ट इसका काम है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन टू सेल्स, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन टू सेल। एक तो मेन फंक्शन इसका तो है ही, हम जानते हैं क्या इसका फंक्शन है, पैकिंग का। सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं, हार्मोन्स हैं या कुछ ऐसे एसिड्स हैं, उनकी पैकेजिंग तो करता ही, साथ ही साथ ये दो सेल्स के बीच एक्सचेंजिंग मटेरियल भी करवाता है, एक्सचेंजिंग मटेरियल करता है। क्लियर? इसके बाद आगे समझेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अब आगे बात करते हैं कि ये बताइए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें रोल प्ले करता है, क्या सिंथेसिस करता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोसोल में प्रोटीन सिंथेसिस करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस क्या करता है? सिंथेसिस एज प्रोटीन इन साइटोसोल। ये साइटोसोल में प्रोटीन सिंथेसिस करता है। आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस, ये सिंथेसिस करता है स्टेरॉल की, ये सिंथेसिस करता है स्टेरॉल की, ये सिंथेसिस करता है कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का स्टेरॉल है, एंड कोलेस्ट्रॉल की स्टेरॉल, TEROL। अब स्टेरॉल और कोलेस्ट्रॉल के बाद इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स की चैप्टर शुरू करेंगे, तो उसमें बात करेंगे। अच्छा, अब कहते हैं क्या, SER ये स्टोरेज के रूप में भी काम करता है। ये क्या स्टोर करता है? तो ये स्टोर करता है लिपिड की, ये स्टोर एंड सिंथेसिस लिपिड, सिंथेसिस
लिपिड की, जैसा कि आपको पता है लिपिड की आवश्यकता कहाँ होती है, सेल मेम्ब्रेन में, है ना। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर होता है ना सेल मेम्ब्रेन में, तो लिपिड कहाँ से आएगा, सेल मेम्ब्रेन में हम लोग पढ़े कि लिपिड बाइलेयर होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है ना, लिपिड बाइलेयर होता है। तो ये लिपिड कहाँ से आता है, तो ये लिपिड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ACR सिंथेसिस करता है, बनाता भी है और स्टोरेज भी करता है। अब एक चीज ये बताइए, मान लीजिए हम लोग बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं ना, हम लोग मेडिसिन खाते हैं, खासकर एलोपैथिक मेडिसिन, तो एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि भाई इनके साइड इफेक्ट हैं, यानी डॉक्टर्स बड़े सावधानी से मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि उन्हें देखना पड़ता है, आपकी थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखिए आज के डेट में जो भी डॉक्टर्स हैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब से करने से पहले कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, कुछ बेसिक टेस्ट कराते हैं। क्यों बेसिक टेस्ट कराते हैं, तो टेस्ट कराकर वो आइडिया देते हैं कि आपके बॉडी में कौन सा केमिकल आपके बॉडी के लिए हार्मफुल, कौन सा केमिकल हार्मफुल होगा। ऐसे नहीं सबके लिए एक ही दवाई नहीं लिख देते हैं, डोज सेम नहीं होता, डोज वैरी करता है। अलग अलग कंपनी जब जो मेडिसिन बनाती है तो उसमें कुछ ये भी वेरिएशन कर देती है। हो सकता है कल के डेट में जिस तरह से साइंस आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से DNA पर स्टडी बढ़ रहा है, DNA फिंगरप्रिंटिंग की बात हो रही है, जिस तरह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा है, कल के डेट में ऐसा हो जाए कि आपके बॉडी के हिसाब से, आपके DNA के हिसाब से अलग अलग मेडिसिन बनना शुरू हो जाए। तो खैर फिलहाल हम समझते हैं, लेकिन जो कभी कभी होता है कि कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में चला गया, अब वो टॉक्सिसिटी ड्यू टू कुछ मेडिसिन के रिएक्शन के कारण हो सकता है, केमिकल्स गया तो हो सकता है आपकी बॉडी को सूट न करे। जैसे कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं, कुछ मेडिसिन लिए तो सर्दी हो गया, कुछ के बॉडी पर वो फुंसी जैसे हो जाते हैं, चक्कते जैसे पड़ते, कुछ अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। इट मीन्स उनके बॉडी में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, या हम लोग खा रहे हैं फूड में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस है। तो अगर माइनर टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, माइनर पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, तब तो बॉडी इसको डिटॉक्सिफाई कर देता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस का रिमूवल, जो विष है, जहर है, पॉइजनस सब्सटेंसेस है, उसको रिमूव कर देना, पॉइजनस सब्सटेंसेस को रिमूव कर देना। हमारे बॉडी में एबिलिटी होती है, हमारे सेल में एबिलिटी होती है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस को ये रिमूव कर देता है। क्योंकि अगर बात करते हैं तो टॉक्सिक क्या है, टाइप ऑफ प्रोटीन। इतना लंबा करें डिटॉक्सिफिकेशन पे क्यों बात आ गई, तो डिटॉक्सिफिकेशन की बात इसलिए कर रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म को डिटॉक्सिफाई करता है। मीन्स अगर सेल के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस चला गया तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस टॉक्सिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा। तो कह रहा है क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का साइटोप्लाज्म मींस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो फ्लूइड भरा होता है वो भी बॉडी को या सेल को डिटॉक्सिफाई करता है। अब आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे मेन रोल प्ले करता है माइक्रो बॉडीज को बनाने में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो बॉडीज। तो ये माइक्रो बॉडीज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब कहें माइक्रो बॉडीज क्या होते हैं, व्हाट इज माइक्रो बॉडीज? माइक्रो बॉडीज आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल जो मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं माइक्रो बॉडीज कहलाते हैं। जैसे कुछ का नाम बताइए, पैरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम, ग्लाइकोजेन, ये सब क्या है, माइक्रो बॉडीज। तो माइक्रो बॉडीज की सिंथेसिस और स्टोरेज SER में होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये जो माइक्रो बॉडीज बनते हैं, इनको ये बनाते हैं, इनको स्टोर करते हैं।
इनको सिंथेसिस करते हैं, जैसे ग्लाइकोसोम, ग्लाइकोजन, पैरोक्सिसोम, ये सब स्फेरोसोम, ये सब कुछ ऐसे माइक्रो बॉडीज हैं, कुछ ऐसे माइक्रो बॉडीज हैं जो सीधा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर रहते हैं, और जहां भी आवश्यकता पड़ती है इनको एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। सेल के बाहर भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सेल के अंदर भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, किसी कहीं आवश्यकता पड़ गई, उनकी जरूरत पड़ेगी तो ट्रांसपोर्ट कर जाएंगे। तो ये जो माइक्रो बॉडीज हैं, इनके फॉर्मेशन में इनका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी बहुत बड़ा रोल है। फंक्शन की बात करते हैं, इसकी अगली फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन इज मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस। मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस, सिंथेसिस मींस सिंथेसिस, सिंथेसिस मींस होता है रिलीज, और सिंथेसिस मींस होता है फॉर्मेशन। तो कहा क्या कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट रोल मेम्ब्रेन के बायोसिंथेसिस में होता है, मेम्ब्रेन के बनने में ही होता है। जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के आगे पढ़ेंगे, सेल डिवीजन का स्टेज प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनोफेज, ये स्टेजेस होते हैं। तो कह टेलोफेज स्टेट के एंड में, टेलोफेज स्टेट के एंड में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनाइज होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कब ऑर्गेनाइज होता है? ये ऑर्गेनाइज होता है टेलोफेज स्टेट के एंड में। और ये जब ऑर्गेनाइज हो जाता है किसके द्वारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। पहले न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्सटेंशन होता है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बाहर के मेम्ब्रेन से कवर कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा है ना कि कोई भी, मान लीजिए पंडाल बनने की बात होती है, पंडाल बनने की बात है, तो पंडाल बनाते तो क्या करते हैं? पहले फ्रेम बना देते हैं, पहले फ्रेम बनाते हैं, यानी टेलोफेज स्टेट में आप कह सकते हैं सेल का फ्रेम बनता है, जिसमें क्या बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। और जिस तरह से फिर उसको कपड़े से ढका जाता है तो बाहर फिर सेल मेम्ब्रेन को कवर कर दिया। तो सेल के फॉर्मेशन में, सेल के फॉर्मेशन में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर के स्पेस के फॉर्मेशन में मेन रोल किसका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये टेलोफेज स्टेज के एंड में होता है। उसके बाद होता है ये, और वही आगे चलकर क्या कर सकते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कर दिया फिर उसको? वो क्या बना दिया? एंडोस्केलेटन। ये तो पता है ना आपको, एंडोस्केलेटन मींस साइटोप्लाज्म के अंदर का स्केलेटल सिस्टम। उसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी बॉडी। इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर्मेशन ऑफ गोल्गी बॉडी। अब समझते हैं गोल्गी बॉडी कैसे बनता है। गोल्गी बॉडी, इसकी फॉर्मेशन की देखिए, ये क्या है? न्यूक्लियस है, और यहां से ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, है ना, सेल मेम्ब्रेन आ गया। इस तरह से देख लीजिए, ये फ्रैगमेंट्स बनेगा, ऐसे ये बन गया, ये अलग अलग, ये पोर्स, ये न्यूक्लियर पोर होता है ना, यहाँ से ये आपको यहाँ से एक निकला, क्या निकला? ये क्या निकल रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसके अंदर जो सब्सटेंसेस भरे, वेसिकल्स है ना, वेसिकल्स है, इनके अंदर सब्सटेंसेस भरे होते हैं। कई जगहों पर अब ये क्या करेगा? कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज करना है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर निकलेगा इसमें, और ये स्ट्रक्चर आगे चल करके मेम्ब्रेन बॉन्ड हो जाएगा, इसमें सब्सटेंसेस फिलअप हो गए। ये स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग कहते हैं गोल्गी बॉडी। यही आगे चल करके स्पेशल सेफ्टी में गोल्गी बॉडी बन गया। तो कहता है क्या कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रिलीज करेगा? ट्रांजिशनल वेसिकल। क्या रिलीज करेगा? ये ट्रांजिशनल वेसिकल। कौन रिलीज करेगा? कौन रिलीज करेगा? ट्रांजिशनल वेसिकल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रिलीज करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये वहां से ट्रांजिशनल वेसिकल रिलीज किया। अब ये ट्रांजिशनल वेसिकल बनने के बाद ट्रांजिशनल वेसिकल अलग हो गया, और आगे चल करके गोल्गी बॉडी या अदर सेल ऑर्गेनल में कन्वर्ट हो गया। बेसिकली गोल्गी बॉडी में एसोसिएट हो गया। अब इसी प्रश्न आता है माइक्रोसोम क्या होता है? माइक्रोसोम क्या होता है? माइक्रोसोम। अब मान लीजिए
अब इसको क्या किया, हम होमोजेनेसिस के द्वारा सेल को तोड़ दिए। हमें सेल को स्टडी करना है ना, हमें सेल को स्टडी करना तो कभी तोड़ना पड़ता है, उसके मेम्ब्रेन को तोड़े, सेल को तोड़े। तो सेल को तोड़ना क्या कहलाता है, होमोजेनेसिस। होमोजेनेसिस होमोजेनेसिस होमोजेनेशन के द्वारा सेल को डिस्ट्रॉय कर दिए। अब सेल को डिस्ट्रॉय कर दिए तो क्या हो गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट गया। जब सेल को डिस्ट्रॉय किए, स्केलेटन हमारे बॉडी को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो हड्डियां हैं ना, जितनी भी बोन्स हैं, 206 बोन्स है, वो सारे के सारे बोन्स छोटे छोटे टुकड़े में चला जाएगा। कहीं कहीं हाथ का हड्डी तोड़ दिए तो क्या छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे। तो सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये फ्रैगमेंट क्या कहलाते हैं, माइक्रोसोम। क्या कहलाते हैं, माइक्रोसोम। माइक्रोसोम किसने पहले डिस्कवर किया था, यानी सेल को किसने तोड़ा था, ए क्लाउडे ने। ए क्लाउडे ने सबसे पहले सेल को डिस्ट्रॉय किया और सेल के डिस्ट्रॉयड सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रैगमेंट्स को देखा, जिसे उन्होंने क्या कहा, माइक्रोसोम कहा। ये माइक्रोसोम लिविंग सेल में एब्सेंट होगा, क्यों, इसमें टूटेगा ही नहीं। अब हम हैं तो हमारे सेल में थोड़े बोन्स के टुकड़े अलग कीजिएगा, सारे बोन्स के। अरे हाँ, एक आध टूट गया हो तो अलग बात है, हमारे बॉडी में जितने बोन्स है सबके टुकड़े टुकड़े निकालने हैं, सारे के टुकड़े निकालने हैं, पार्टिकल्स निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, तोड़ना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। हमें मारोगे तब ना, मार दोगे उसके बाद सारी बोन्स निकालोगे, अब बोन्स को फिर पिसाई करोगे, तुड़ाई करोगे, मार थोड़े मार तोड़ोगे तब तो निकलेगा। उसी तरह से माइक्रोसोम कहाँ मिलेगा, हमेशा माइक्रोसोम इज प्रेजेंट इन डेड सेल। माइक्रोसोम इज प्रेजेंट इन डेड सेल, माइक्रोसोम डज नॉट प्रेजेंट इन लिविंग सेल। तो कहते हैं लिविंग सेल में कौन सा ऑर्गेनल एब्सेंट है, दैट इज माइक्रोसोम। माइक्रोसोम क्या है, फ्रैगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइक्रोसोम कैसे बनेगा, तो सेल के होमोजेनेशन से बनेगा, राइट। यंग सेल, अब बात करते हैं अगर यंग सेल है, नया सेल बन रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, डिवीजन के बाद सेल बन रहा है, तो उस समय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप होगा। क्यों, क्योंकि उनके ऑर्गेनल को एसोसिएट ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, सारे ऑर्गेनल्स की एक्टिविटी बढ़ी रहेगी और तेजी से सब्सटेंस बनेगा, उनकी पैकिंग होगी, उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, वेल डेवलप होगा। जैसे नए लोग होते हैं, जोश बहुत ज्यादा होती है ना, नई कार आपने ली तो शुरू में ड्राइव करने का बहुत मजा आता है, ऐसे ही होता है। जब नया सेल बनता है ना, उसमें ईआर वेल डेवलप होता है। पुराने सेल्स में ईआर वेल डेवलप होता है, पुराने सेल्स में ईआर पुअरली डेवलप हो जाता है। और जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे कम डेवलप होता है। यहाँ पर आपसे 2-3 क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन, नीट लेवल के क्वेश्चन है, आपसे पूछिए, अच्छा बताइए सबसे कम डेवलप ईआर कहाँ मिलेगा, डिवाइडिंग सेल में। वेल डेवलप ईआर कहाँ मिलेगा, यंग सेल। पुअरली डेवलप ईआर कहाँ मिलेगा, ओल्ड सेल। फ्रैगमेंट्स, ईआर के फ्रैगमेंट्स को क्या कहेंगे, माइक्रोसोम। किसने ढूंढा, ए क्लाउडे ने। कहाँ मिलेगा, डेड सेल में। कहाँ नहीं मिलेगा, लिविंग सेल में। मिलना रहा, कितने इजी पार्ट है, इजी पार्ट है। गोल्गी बॉडी कहाँ से बनेगा, तो ट्रांजिशनल वेसाइकल्स जो सब्सटेंसेस रिलीज करेगा वो ऑर्गेनाइज होगा, गोल्गी बॉडी बना देगा। गोल्गी बॉडी किसका पार्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। गोल्गी बॉडी किसका पार्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है। तो इस तरह से आप समझे, इस क्लास में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में समझे। आगे सेल ऑर्गेनल्स की सफर पर हम लोग निकलेंगे, है ना, आगे से छोड़कर आगे कि हम लोग सेल ऑर्गेनल के सफर पर निकलेंगे। ये इस तरह से हम समझे कि हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होता है, हमारे बॉडी में सब्सटेंसेस की पैकिंग कैसे होती है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, इनकी बारे में समझे। आगे की वीडियो में हम आगे बात करेंगे। टिल देन goodbye and have a nice day, have magnificent and brilliant future। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ गुड बाय।